स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग एक ऐसी बात के बारे में सोचने जा रहे हैं और सीखने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं कि हमने सारी तैयारियां कर ली हैं और कहीं हमसे कोई ऐसी गलती या कोई कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है जिसको कि बाद में हम अपने ऊपर ही जो है शर्माएं, झिझकें और कहें यार क्या बताएं कैसे हमसे हो गया, सिली एरर हो गई। एक बहुत कॉमन सा नाम है, इसको आप बोलते हैं क्या, सिली एरर हो गई। यानी कि ऐसी एरर जो हम करते नहीं थे, हमारे पर्सनैलिटी में भी नहीं था, लेकिन हमसे हो गई। अब हो गई है तो हम क्या कर सकते हैं। तो उन्हीं से बचने के लिए, बचाने के लिए हम यहाँ पे आपको जो है कुछ 10 कमांडिंग पॉइंट, 10 कमांडिंग पॉइंट्स फॉर नीट एंड जेई एग्जाम बताने जा रहे हैं। इसमें कोई सब्जेक्ट की बात नहीं हो रही है, इसमें सिर्फ और सिर्फ बात हो रही है कि हमसे कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी, जो कि हमने देखा है बहुत सारे सालों में पीछे पढ़ाते हुए, बच्चों से पूछा, बच्चों को फीडबैक्स लिए, तो उसमें हमको जो जो मिले हैं वो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। हो सकता है ये आपके काम आ जाए। इनको एक बार जरूर देख लें और इनको अपने दिमाग में जरूर रखें। पहला पॉइंट इसमें आ रहा है, व्हाई शुड बी डॉक्टर और इंजीनियर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आज पूछ लेना चाहिए अपने आप से कि हम डॉक्टर बनना क्यों चाहते हैं, इंजीनियर बनना क्यों चाहते हैं। अब इसका जवाब क्या आता है? इसका जवाब एक आ सकता है कि हमारे पेरेंट्स में ही जो है ऐसा था, तो हमको जो है वैसा ही पेशा अपनाने के लिए हमको जो है प्रेरित किया गया, इंड्यूस किया गया। दूसरी बात के साथ जो है हम पैसा कमाना चाहते हैं, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला वगैरह वगैरह चाहते हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा चाहते हैं, या हम देश की सेवा करना चाहते हैं। और अगर डॉक्टर बन रहे हैं तो हम मरीजों की सेवा करना चाहते हैं, ऐसे मरीजों की जिनके पास पैसा नहीं होता, जो गरीब होते हैं, जो इलाज के अभाव में बेचारे जो है दम तोड़ देते हैं या कुपोषित हो जाते हैं वगैरह वगैरह, हम इनकी मदद करना चाहते हैं। अगर आखिरी वाले आपके जो है उद्देश्य हैं तो ये पवित्र हैं, और ऐसे उद्देश्य में आपको यकीन हो या ना हो, ऐसी जो शक्तियां होती हैं जो हमारे अगल बगल होती हैं वो हमारी मदद करती हैं। ऐसा नहीं कि जो है पहले वाले हैं उनमें मदद नहीं करती, लेकिन इसमें आपका कॉन्फिडेंस, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है। आप चाहें तो 2 मिनट के लिए अपने आप से पूछ करके देख सकते हैं, हमारे सवाल का जवाब भी आपको मिल जाएगा। जो मैंने आपको समझाया वो भी आपको जवाब मिल जाएगा। दूसरा पॉइंट है बच्चों, कंप्लीटली लर्न नोट्स और नॉट। आपने जो नोट्स आपको मिले हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी के, वो आपने पूरे पढ़ लिए हैं या नहीं। जेई की बात करें तो जेई में सवाल रिपीट नहीं होता। जेई में आपका जो इंटेलेक्ट है बस वही काम आता है, लेकिन नीट के एग्जाम में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे इंटेलेक्ट का रोल बहुत बहुत कम है। यहाँ पे आपकी लेबर का रोल है, आप कितने ज़्यादा बार अपने नोट्स को पढ़ते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपका गेम ज़्यादा नंबर का है और ज़्यादा नंबर उतने ही समय में, लिमिटेड समय में आपकी स्पीड से ही आ सकता है, कोई और रास्ता नहीं हो सकता। तो अगर मैक्सिमम पार्ट आपके जवान पे है, आपने लर्न किया हुआ है, याद किया हुआ, रटा हुआ है, तो आप यकीन करें आपकी सफलता के परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तीसरी बात पे आएंगे, इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन। इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन के साथ साथ में मैं फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में और अटैच कर दूं कि यहाँ पे फॉर्मूलों का बहुत रोल होता है। आपको आज की डेट से ही एक डायरी आपकी फिजिकल केमिस्ट्री की कि उसमें फॉर्मूले होंगे कि ये फॉर्मूला कब कब लगता है। फिजिक्स की एक डायरी पतली सी, जिसमें बहुत ज़्यादा फॉर्मूले नहीं होंगे, मतलब जिसकी मोटाई बहुत ज़्यादा नहीं होगी। आप उसमें जो है नोट करेंगे कि साहब जो है ये चैप्टर है, उसमें ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर है इसमें ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। आप यकीन करें, आप उसको अगर जो है 8-10 बार देखेंगे तो जब आपका एग्जामिनेशन हॉल में पहुँचेंगे तो आपको बहुत 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 ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। इस बात को आप एक बार करके जरूर देखें। अगली बात आएगी, चौथा पॉइंट है, वेरी स्लो रीडिंग ऑफ क्वेश्चंस। मुझे याद है कोई एक 4-5 साल पहले कोई बैच था, मैं पढ़ा रहा था, तो उसमें मैं देखता था कि जो है बच्चों को जब मैं सवाल देता था तो उनका पढ़ने का जो अंदाज होता था वो बड़ा ही बेजोड़ होता था। वो बच्चे छोटे बच्चों की तरीके से ऐसे ऐसे पढ़ते थे, ऐसे करके पढ़ते थे। मैंने उनसे पूछा, बच्चों ऐसा क्या है? बच्चे रिपीटर थे, कोई 1 साल, कोई 2 साल का। तो सर जो है एक सवाल को पढ़ना, उसको लगाना, फिर सर्किल भरना वगैरह वगैरह, इन सब में सर जो है हमको मैक्सिमम मिलता है तो 40-42 सेकंड मिलता है। अगर हम जल्दी जल्दी पढ़ करके सवाल को 30-32 सेकंड में पढ़ करके 10 सेकंड में बाकी का काम करने का प्रयास करें,
तो हम फंस सकते हैं। तो हम सवाल चाहते हैं कि हम 20-22 सेकंड लगाएं, 20-22 सेकंड लगाएं। और हाँ, अगर हमने पहले जो है पढ़ करके पहली बार में 10 सेकंड पढ़ लिया, फिर 10 सेकंड, फिर 10 सेकंड, उससे अच्छा है कि हम एक बार पढ़ें और 20 सेकंड में सवाल का पूरा एसेंस अपने दिमाग में लगा लें, तो हमको जो है लगेगा कि हमने जो है पढ़ते पढ़ते सवाल का सोल्यूशन भी जान लिया। पॉइंट नंबर 5, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, नो योर एग्जाम सेंटर, रीच अर्ली। मैं आपको बता दूं, मैं इस बात का जो है बहुत सारे एग्जाम्पल जानता हूं। एक सेंटर है जिसके मिलते जुलते नाम या वैसे ही नाम या अलग अलग सेक्टर में एक ही नाम जैसे या ऐसी ही कोई भी और भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन बन सकते हैं कि हमने जो है एग्जामिनेशन में हमको पता लगा कि ये सेंटर है, मैंने गूगल पर सर्च मार दिया। गूगल में आप कहाँ पे खड़े हो, कहाँ पे कितना नेट की क्या स्पीड है, कितने ज़्यादा कैमरे से वो आपके लोकेशन को देख रहा है, नहीं कह सकते। तो आप इस बात को कई लोगों से मैनुअली भी आप इस बात को सर्च कर लें। जो बाहर से आने वाले हैं, जिनका सेंटर उनके खुद के सिटी में नहीं है, वो इस बात को बहुत ज़्यादा गांठ बांध करके रखें कि इस पे उनको काम करना ही करना है, क्योंकि साल भर पढ़ा, साल भर हमने जो है आंखें फोड़ी, सुबह उठे, रटा, ये सब किया, और इस वजह से हम जो है रह गए। हम अपने आप को माफ़ कभी नहीं कर पाएंगे। तो कई लोगों से पूछें, गूगल से भी पूछें, और एग्जामिनेशन का जो रूट है वो भी आप कई लोगों से कंफर्म कर लें। और हाँ, एग्जामिनेशन हॉल के लिए आप 2 घंटे पहले तो जो है वो आपका एनटीए ही बुलाता है। आप कोशिश करें कि आप कम से कम 3-3.5 घंटे आप पहले वहाँ पहुँच जाएं। पहुँच करके वहाँ पे देखें कि आप कैसे कोई खाली जगह आप ले सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, और जहाँ पे भीड़ भाड़ ना हो, जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, और ओवर कॉन्फिडेंट ना होइए कि मैंने सब पढ़ रखा है। पता नहीं होता है कि कब हमारी की हुई मेहनत कब जाकर के ज़िंदगी में कहाँ पे कौन सी मदद कर देती है। इस बात का ना आपको इल्म होता है, ना हमको इल्म होता है। एक्चुअल में ये इल्म उसको भी नहीं होता है जिसने हमको भेजा है, क्योंकि वो देखता है कि आप किस समय पे क्या काम कर रहे हो, उसका फल उसको समय आने पे उसको देना होता है। छठे पे आ जाइए, थिंक थ्राइस अबाउट बिलोंगिंग्स। यहाँ पे कहा जाता है कि 2 बार सोच लो भाई, 1 बार सोच लो फिर से, ऐसा नहीं, मैं 3 बार कह रहा हूँ, जानबूझ करके बार-बार 3 बार। बिलोंगिंग्स मतलब क्या सामान हमें ले जाना था, एनटीए ने हमसे क्या कहा था कि आपको ये सामान लेके आना है, ये सामान नहीं लेके आना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मोबाइल फ़ोन लेके जाते हैं और वहाँ पे मोबाइल फ़ोन मना किया हुआ है, या मान लीजिए मना नहीं भी किया हुआ, आप लेके जाते हैं, अकेले आप सेंटर पे है नहीं, सेंटर पे कम से कम 4 फिगर में स्टूडेंट बैठा हुआ है, और लगभग इतने ही या इतने के डबल जमात में उनके गार्जियन आए हुए हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा है। अकेले आपका फ़ोन जमा करने के लिए कोई वहाँ पे बैठा नहीं हुआ है, बहुत से लोग हैं। आप उसको जमा करने में ही अगर आप सोचिएगा आपने आधा पौन घंटा अपना प्रेशियस समय अगर आपने लगा दिया, तो आपने क्या लूज़ किया, क्या गेन किया, इसका जवाब आप देख सकते हैं। ऐसी कोई चीज़ आप न ले जाएं जो कि यहाँ से अलाउड नहीं है। अगली बात आएगी सॉल्व पेपर टॉपिक वाइज। 2 तरीके का आपको सॉल्व पेपर लेना चाहिए। पहला है टॉपिक वाइज। सवाल का जो है, मैं फिजिक्स की बात करूं तो आप देख लें साहब कि आपने लॉज ऑफ मोशन पढ़ लिया, आपने जो है प्रोजेक्टाइल पढ़ लिया, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ लिया, आपने रे ऑप्टिक्स पढ़ लिया, और आपने जो है अपना अनसॉल्व खोला, देखा, सवाल लगा डाले। 80%, 82%, 85% सवाल आ गए हैं, बाकी के नहीं आए हैं। उनको जो है देखें, उनका सोल्यूशन देखें, उनके सॉल्व करने के साथ साथ में उनका आंसर भी याद कर लें, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ, नीट में सवाल रिपीट हो जाता है, कभी कभी एग्जैक्टली वैसा ही और कभी कभी डेटा बदल करके आ जाता है। 8वां पॉइंट आएगा सॉल्व पेपर ईयर वाइज। अब इसका क्या मतलब हो गया? एक तो मैं लगा चुका हूँ सॉल्व पेपर, दूसरे क्या जरूरत है? बहुत ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि एग्जाम में आपके जिस ऑर्डर में आपने पढ़ाई करी है उसी ऑर्डर में पेपर नहीं आने वाला। पेपर आएगा पहला सवाल हो सकता है वेव ऑप्टिक्स का हो, दूसरा सवाल होता है गॉस लॉ का हो, तीसरा सवाल सर्किट का हो, चौथा सवाल आपका मॉडर्न फिजिक्स का हो, 5वां लॉज ऑफ मोशन का हो। अरे भाई, पढ़ते पढ़ते अगर हमको जो है यही बात हम सोचते रहे साहब कि ये पेपर है, ये सवाल है कहाँ का, अरे फिर कैसे लगेगा सवाल। इसके लिए मैंने आपको 9वां पॉइंट बताया है, आप इसकी तैयारी आप अभी से करना शुरू कर दें। जब भी आपके सामने सवाल नया आए, देखें कि पहली लाइन का आधा लाइन पढ़ते पढ़ते या पूरा लाइन पढ़ते पढ़ते, फिजिक्स के 2 पार्ट हैं, केमिस्ट्री के 2 पार्ट हैं, 2 बुक हैं, ऐसे ही जूलॉजी ऐसे ही बॉटनी में है। पहली लाइन का आधा पार्ट पढ़ते पढ़ते क्या मुझे ये क्लियर हो गया है या नहीं
कि ये सवाल फर्स्ट बुक का है या सेकंड बुक का है। पहली लाइन खत्म होते होते या सेकंड लाइन शुरू होते होते फिजिक्स की 8 यूनिट है, मैकेनिक्स है, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स है, वेव ऑप्टिक्स है, रे ऑप्टिक्स है, जो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिज्म है, मॉडर्न है वगैरह। आपका दूसरा लाइन का शुरुआत में या दूसरी लाइन के अंत होते होते आपको 8 यूनिट में क्लियर हो गया है या नहीं, और तीसरी लाइन पढ़ते पढ़ते उसका शुरुआत में ही आपको चैप्टर क्लियर हो गया है और चैप्टर के साथ साथ में आपको फॉर्मूला हेडिंग क्लियर हो गई है, तो आपकी तैयारी बिल्कुल ठीक चल रही है। आपको इसी लाइन पे आपको काम करते रहना चाहिए। 10वां और अंतिम पॉइंट है इक्वानिमिटी इन एग्जामिनेशन हॉल। ये थोड़ा सा स्पिरिचुअल वर्ड है। इसमें आपको आपकी नर्व कंट्रोल पे आपका हाथ देखना होगा कि आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम कितना ज़्यादा आपके कंट्रोल में है, आप उसके कंट्रोल में हैं या वो आपको कंट्रोल कर रहा है। आप इस बात को देखें। पहला सवाल आपने देखा, अरे ये तो नहीं आया, पहला सवाल नहीं आया, अरे मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। इन सारी भावनाओं से, इन सारी बातों से बचें, बिल्कुल समता रखें। पहला सवाल आ गया, अरे वाह क्या बात है, ये सवाल आ गया मुझसे, इसका मतलब मेरा सिलेक्शन होने वाला है, और पता लगा साहब कि आगे आने वाले 3 सवाल नहीं आए, हाथ पैर फूल गए। इन सारी स्थितियों से हमको बचना है। न तो सवाल आ जाने पे, सवाल लग जाने पे, सही सही आंसर पता होने पे बल्लियों उछलना ना शुरू कर दें, और सवाल न आ जाने पे बिल्कुल गुमशुदा ना हो जाएं, क्योंकि 1-2 सवाल से कुछ होने हमारे वाला नहीं है। क्योंकि 720 नंबरों में से इस बार लॉकडाउन की बात है तो नहीं कह सकते हैं कि क्या स्थिति होगी, क्योंकि लास्ट ईयर 572 पे MBBS की सीट मिली थी। इस बार 20 नंबर कम और 20 नंबर ज़्यादा भी हो सकते हैं। डिपेंड करेगा साहब कि NTA कितना % कोर्स कम करता है या कितना % कोर्स कौन सा पार्ट जो है कम करता है। ये सारी बातें भी मैनेज होंगी। लेकिन यहाँ पे बात जो है ये समझ लें कि 550 नंबर से कम पे नहीं होने वाला कुछ भी खेल, यानी कि 550 नंबर का मतलब हो गया आपके 133-134 सवाल, 180 में से 134-135 सवाल अगर आपके सही हो रहे हैं तो ही आप आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप 45 सवाल का आप मार्जिन लेके चलें, 45 सवालों का मार्जिन लेके चलें। हालांकि मार्जिन आप 35 सवाल का लेके चलें। ये पहला सवाल नहीं आया कोई बात नहीं, दूसरा सवाल नहीं आया कोई बात नहीं, अरे बहुत लंबा मार्जिन है हमारे पास। और बात ध्यान रखें कि जूलॉजी बॉटनी, नीट वाले बच्चे जूलॉजी बॉटनी सबसे पहले शुरुआत करें। मैं भले फिजिक्स पढ़ाता हूँ बच्चों को, कुछ बच्चों को फिजिक्स बहुत अच्छी लगती भी है लेकिन कतई नहीं आपको डॉक्टर बनना है, ना कि आपको फिजिसिस्ट बनना है। आपको जूलॉजी बॉटनी करनी है, और ध्यान रहे आपका जूलॉजी बॉटनी के 90 सवाल 48 मिनट से 55 मिनट के बीच में लग करके सर्किल भर जाना चाहिए। तभी आप पर्याप्त समय दे पाएंगे केमिस्ट्री को और पर्याप्त समय दे पाएंगे फिजिक्स को। अदरवाइज उसमें कहीं आपका नाम न लिखा जाए कि हमें आता तो बहुत था लेकिन हमें टाइम नहीं मिला, हम टाइम मैनेज नहीं कर पाए। इन बातों को ध्यान रखिएगा कि 55 सेकंड से पहले ही आपका जूलॉजी बॉटनी का सब मामला खत्म हो जाए, ताकि आप बिल्कुल सफिशिएंट टाइम दे पाएँ फिजिक्स को भी और केमिस्ट्री को भी। इन बातों को ध्यान रखेंगे, बहुत ज़्यादा काम आ भी सकती हैं आपके। अगर आप ये सारी बातें जानते थे तो बहुत अच्छी बात है, और अगर इसमें से आपको एक भी पॉइंट अगर आपकी मदद कर पाया तो ये जो समय आपने लगाया है वीडियो देखने में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पिंग होने जा रहा है।